हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल इंडियन यूट्यूबर इन पोलैंड। तो मैं आपका स्वागत करती हूँ मेरे चैनल में। जो मुझे नहीं जानते हैं, मेरा नाम रश्मीत है और मेरे चैनल का नाम इंडियन यूट्यूबर इन पोलैंड है। जिसने भी सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दे मेरे चैनल को। मैंने पहले भी बहुत अच्छे अच्छे वीडियोस इंफॉर्मेटिव आपके लिए शेयर किए हैं जो आपके लिए यूज़फुल होंगे, और आज भी मैं ऐसे ही एक यूज़फुल टॉपिक आपके साथ लेकर आई हूँ जो कि स्टूडेंट हो गया या कोई जॉब के लिए आना चाहता है उसके लिए बहुत यूज़फुल होगा। तो बिना टाइम वेस्ट किए जल्दी से हम आज का टॉपिक शुरू करते हैं। तो जैसे मैंने अपने पिछले वीडियोस में भी बताया है उसी से ही लिंक्ड मेरा आज का वीडियो है। पहले मैंने जो वीडियो बनाया था, अगर वो किसी ने नहीं देखा होगा तो उसकी लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी या मैं इस वीडियो के आगे उसको ज्वाइन कर दूंगी। तो आप इसको अच्छे से लिंक कर सकते हो और आप इजीली इसको रिलेट कर सकते हो और आपको इंफॉर्मेशन मिस भी नहीं करोगे। तो आज का जो मैं वीडियो लेकर आई हूँ, जैसे मैं आपको थोड़ा सा पहले का ब्रीफ बता देती हूँ। मैंने मेरे पिछले वीडियो में जो शेयर किया था वो किया था कि यहाँ का कॉस्ट ऑफ लिविंग क्या है, कितना आपको खर्च लगता है, कितना मिनिमम जो मैंने एक बेसिक लाइफ यहाँ पे जीने के लिए जितना आपको मिनिमम खर्च चाहिए वो मैंने उसमें शेयर किया है। और एक स्टूडेंट के लिए क्या यहाँ पे फैसिलिटी है डॉर्मेट्री की, वो सब मैंने उसमें शेयर की है। तो उसी के बेसिस पे अब मैं आगे का आपसे शेयर करूंगी। और हाँ, मैंने वीजा और टीआरसी वगैरह की भी इंफॉर्मेशन शेयर की है कि आप यहाँ आ जाते हो तो उसके बाद आने के बाद आपको कैसे टीआरसी कार्ड और क्या अप्लाई करना होगा। तो ये सब तो मैंने डिटेल्स अपने पिछले वाले वीडियो में बता दी हैं। तो अब जो मैं डिटेल्स लेकर आई हूँ आपके लिए वो ये लेकर आई हूँ कि मैंने पोलैंड क्यों सिलेक्ट किया है और आप पोलैंड क्यों सिलेक्ट कर सकते हो। तो ये टॉपिक मैं अभी आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। तो काफी सारे लोग मुझे पूछते हैं या काफी सारे लोग मे भी जानना चाहते होंगे कि आप पोलैंड क्यों, मतलब आप वहां पर क्यों गए हो, बाकी कोई और दूसरे कंट्रीज में क्यों नहीं, या बाकी सारे और भी लोग हैं जिन्हें मैं बताना चाहती हूँ कि आप पोलैंड क्यों सिलेक्ट कर सकते हो। तो सबसे पहला जो मेन टॉपिक है पोलैंड को सिलेक्ट करने के लिए, जैसे मैंने पहले भी शेयर किया है और अब मैं दोबारा बता रही हूँ कि ये देश जो है कंपैरेटिवली अदर कंट्रीज से बहुत ही कॉस्ट इफेक्टिव है। कि यहाँ पर आप सबसे मेन रीजन ये होता है कि आपको बहुत कम खर्च में आप इजीली यहाँ शिफ्ट हो सकते हो। तो यही एक रीजन है। और दूसरा ये रीजन है कि अगर आप अपनी फैमिली के साथ आ रहे हो तो वो तो सबसे ही बेस्ट है, क्योंकि आप उसमें और भी ज्यादा पैसा सेव कर सकते हो, क्योंकि आप बाकी सारी चीजें जो है घर पे जैसे खाना बनाते हो, स्टूडेंट भी ऑफ कोर्स सेव कर सकता है बट फैमिली ज्यादा सेव कर सकती है क्योंकि आपके एक्सपेंसेस कम होंगे। घर पे आप अगर सब कुछ करते हो तो आप अच्छा खासा एक अमाउंट भी यहाँ पे बचा सकते हो। तो यही एक रीजन था कि मेरी फैमिली और हमने डिसाइड किया था कि हम लोग पोलैंड सिलेक्ट करते हैं। और यहाँ मूव होने के इससे पहले भी हमारे पास काफी सारे ऑफर्स आए थे, बट मुझे अब तक कभी ऐसे फील नहीं हुआ था कि हमें कहीं मूव कर लेना चाहिए। बट जैसे ही पोलैंड का ऑफर आया तो हम लोगों ने काफी इन्वेस्टिगेशन की, उसके बाद ये डिसीजन लिया कि नहीं, ये कंट्री हमारे लिए बहुत ही अच्छी होगी, क्योंकि यहाँ का क्राइम रेट जो है वो सबसे कम है, काफी सेफ कंट्री है। और दूसरा ये है पॉपुलेशन जो है यहाँ की वो बहुत कम है कंपैरेटिवली अदर कंट्रीज। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि बहुत ज्यादा कम है, बट कंपैरेटिवली आप अगर दूसरे देश से कंपेयर करते हो तो वो भी यहाँ पर कम है। उसी कारण जैसे अभी मैं रिसेंटली पेरिस गई थी, वहां पर मुझे बहुत ज्यादा कंजस्टेड लगा, भीड़ भड़का बहुत ज्यादा बढ़ चुका है अभी, बहुत सारे फॉरेनर्स बाहर से आए हुए हैं वहां। उसके कंपेयर में अभी मैं ये लेटेस्ट कंपेयर कर रही हूँ, इसलिए मैं बता रही हूँ कि यहाँ पर मुझे ये सब बहुत अच्छा लगा। यहाँ पर भी फॉरेनर्स बहुत ज्यादा है बट आपको नजर नहीं आते हैं, बहुत कम है और सब बटे हुए अलग अलग दूसरे दूसरे शहरों में। जैसे मैं रहती हूँ ऊच में, कुछ होंगे वॉर्सो में, व्रोक्लो में, तो वो डिवाइडेड है तो आपको पता नहीं चलता है कि पोलैंड में एक्चुअल इतने ज्यादा फॉरेनर्स भी है। ऐसे देखने जाओ तो आपको दिखेंगे नहीं काफी सारे इंडियंस या कोई और रिलीजन के यहाँ पर, बट जी हाँ, यहाँ पर भी काफी सारे फॉरेनर्स आए हुए हैं। तो सबसे मेन रीजन मुझे यही लगा कि यहाँ पे एक तो पैसा कम आपका खर्च होता है और कंपैरेटिवली आपको यस दूसरी जगहों से आपकी सैलरी भी कम है, बट आप अगर ओवरऑल देखते हो तो एक परफेक्ट है क्योंकि आपके एक्सपेंसेस भी कम है। काफी बार मैं जैसे मॉल जाती हूँ
या मार्केट जाती हूँ तो मैं कई बार जैसे कंपेयर करती थी स्टार्ट में, मैंने आपको पहले भी बताया है कि काफी सारी चीजें आपको ऑलमोस्ट सेम रेट में मिल जाती है यहाँ पर। तो आप जैसे दूध के रेट ऑलमोस्ट सेम है, काफी सारी सब्जियों के रेट ऑलमोस्ट सेम है, तो आपको इतना फील नहीं होता है कि हाँ यार हम बहुत ज्यादा अमाउंट दे रहे हैं या ऐसे कुछ, बल्कि आप सेव ज्यादा कर रहे हो और अमाउंट ऑलमोस्ट इंडिया के हिसाब से ही आप खर्च कर रहे हो। रेंट भी जैसे मैंने अपने पिछले वीडियो में आपको बताया है कि रेंट भी यहाँ पर कुछ इतना ज्यादा है नहीं, डिपेंड करता है कि आप किस एरिया में किस लोकेशन में ले रहे हो, तो वो भी होता है, बट इतना ज्यादा ऐसे ह्यूज डबल ट्रिपल वाला रेट नहीं है। आजकल इंडिया में भी रेट वैसे भी बहुत ज्यादा है, रेंट जो हो गए घर के, तो यहाँ पर भी इतना नहीं है। तो ये भी मेन रीजन था कि रेंट आपका सस्ता है, रहना वगैरह यहाँ पे ऑलमोस्ट अफोर्डेबल है लाइफ। तो यही सब जो रीजन था, इसी रीजन के कारण हमने डिसाइड किया था कि पोलैंड ही मेरे लिए और मेरी फैमिली के लिए बेस्ट होगा, अगर आगे हम लॉन्ग टर्म और लॉन्ग फ्यूचर की बात करते हैं तो। इसीलिए अब आई होप आपका क्लियर हो गया होगा कि ये पोलैंड क्यों सिलेक्ट किया। और डेफिनेटली हर कोई ये चाहता है कि हमें थोड़ा सा डिफरेंट लाइफस्टाइल चाहिए, थोड़ा सा हमें डिफरेंट माहौल चाहिए, और हम कुछ चेंज के लिए कई बार ऐसे सोचते हैं कि थोड़ा सा चेंज हो जाए, हम कहीं घूम कर आ जाए कुछ सालों के लिए तो अच्छा होगा। तो इससे बेहतर क्या कि आपको प्राइस भी अफोर्डेबल मिल जाए और आपकी जो स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ है रहने की वो भी आपको अच्छी मिल जाए, और पैसे भी आपके कम लगे और कुछ चेंज भी हो जाए। तो इसीलिए ये सब रीजन की वजह से हमने सिलेक्ट किया कि लेट्स मूव टू पोलैंड। और इसका एक और बेनिफिट है कि आपको एक साथ ही सभी यहाँ के जितने भी शेंगेन सिटीज है सबका आपको वीजा मिल जाता है, तो आप पूरे यूरोप में ट्रैवल कर सकते हो, आपको बार बार वीजा लेने की जरूरत नहीं होती है। तो ये भी एक बेनिफिट था। काफी सारे ऐसे छोटे छोटे बेनिफिट्स हैं जो मैं आपके साथ शेयर करती रहूंगी और आपको बताती रहूंगी। तो यही सब बेनिफिट्स के कारण डिसीजन लेना पड़ा कि हाँ पोलैंड सबसे बेस्ट है मूव होने के लिए। तो कभी आपका मन कर जाए आप पेरिस चले जाओ, व्रोक्लो चले जाओ, जहां भी आपको जॉब मिलता है आप मूव कर सकते हो। तो यही सब छोटे छोटे रीजंस हैं। तो आई होप कि अब आपको पता चल गया होगा कि क्यों मैंने डिसाइड किया कि मैं पोलैंड मूव होना चाहती हूँ। मुझे काफी सारे लोगों ने पूछा था, तो मैंने सोचा चलो वीडियो स्टार्ट करने से पहले ही मैं ये सब छोटी बातें जो है ये क्लियर कर दूं, तो आप लोगों को पता चल जाएगा। अब आती हूँ मैं मेन पॉइंट पे कि आपके लिए ये क्यों अच्छा होगा कि आप लोग क्यों यहाँ पर मूव हो। मैंने कुछ पॉइंट्स लिख के रखे, जैसे मैंने पहले भी आपको मेरे बता दिए, तो ऑलमोस्ट आपके भी यही सेम होगा। ज्यादातर लोग यही सोचते हैं कि हाँ यार पैसा कम लगे, रेंट में कम लगे, खर्चा हमारा कम हो, यही हम लोग सोचते हैं कि पैसा हमारा ज्यादा बचे, यही सोच के हम लोग मूव होना चाहते हैं। तो डेफिनेटली अगर आपकी भी सोच मेरी तरह है तो आपके लिए डेफिनेटली ये सही होगा कि आप पोलैंड का डिसीजन ले सकते हो मूव होने के लिए। और उसके बाद अगर आप चेंज ऑफ लाइफ चाहते हो, कुछ कम कॉस्ट में हाई स्टैंडर्ड की लाइफ अगर आप लेना चाहते हो, तो डेफिनेटली पोलैंड उसके लिए अगेन एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। आपको कम कॉस्ट में एक अच्छी लाइफ यहाँ पर मिल जाएगी। और अगर सेम यही एक स्टूडेंट सोच रहा है कि वो स्टडी के लिए मूव होना चाहता है, तो स्टूडेंट के लिए भी डेफिनेटली पोलैंड सबसे बेस्ट है, क्योंकि उसके कुछ पॉइंट्स हैं जो मैं अभी शेयर करती हूँ। पहला पॉइंट तो अगेन जैसे आपके लिए भी एक चेंज हो जाएगा, इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म मिल जाएगा पढ़ाई के लिए, तो सबसे अच्छी बात तो वो है। और सेकंड, हर एक स्टूडेंट यही सोचता है कि एडमिशन कैसे मिलेगी अब्रॉड में पढ़ाई करने के लिए। कई बार आप लोग ऑनलाइन यूनिवर्सिटीज के लिए अप्लाई करते हो, वेट करते हो और कोई रिप्लाई नहीं आता है। कई बार यूनिवर्सिटी में इतनी ज्यादा वेटिंग होती है, क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज की अलग अलग डिमांड होती है यूनिवर्सिटीज की भी, कि उनका डिफरेंट क्राइटेरिया होता है। आपको इतने परसेंट चाहिए, ये रिक्वायरमेंट चाहिए, फंड्स उतना चाहिए, आपको इतना अमाउंट दिखाना होता है। उसके कंपैरेटिवली पोलैंड में बहुत कम रिक्वायरमेंट्स है, तो आपका एडमिशन इजीली हो जाता है। तो अगर कोई स्टूडेंट ट्राई करना चाहता है तो डेफिनेटली यहाँ की जो सबसे टॉप यूनिवर्सिटी अभी रैंकिंग में चल रही है वो है यूनिवर्सिटी ऑफ वॉर्सो। वहाँ ये नंबर 1 यूनिवर्सिटी है, तो यहाँ पर आप ट्राई कर सकते हो। मिनिमम आपको 70% चाहिए होता है, बट अगेन इसमें इजीली आपका एडमिशन नहीं होता है क्योंकि ये टॉप यूनिवर्सिटी है, पर आप ट्राई करोगे मे बी आपका हो भी सकता है। तो कंपैरेटिवली अदर कंट्रीज यहाँ पर जो है पोलैंड में स्टूडेंट्स के लिए काफी सारे बेनिफिट्स है अगर आप मूव होने की सोचते हो तो। जैसे पहला बेनिफिट ये है कि आप यहाँ अगर मूव होते हो आपका एडमिशन बहुत इजीली यहाँ पर हो जाता है।
तो आपको एडमिशन के लिए इतना ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं होती है। तो आपको बस ऑनलाइन अपनी यूनिवर्सिटी का सिलेक्शन करना होता है, जिस आपकी चॉइस के हिसाब से आप किस स्ट्रीम में जाना चाहते हो, किस पढ़ाई के लिए आना चाहते हो, 10th के बाद के लिए आना चाहते हो या ग्रेजुएशन या उसके आगे के लिए, तो वो आपको सिलेक्ट करना होता है। और बस आप ऑनलाइन सबमिट जब करते हो, मैं आपको डॉक्यूमेंट्स भी बताऊंगी कि क्या क्या आपको लगते हैं ऑनलाइन एडमिशन के लिए। पर पहले मैं आपको अभी बेनिफिट्स बता दूं। तो पहला ये है कि आप यूनिवर्सिटी सिलेक्ट कर लो, इजीली आप आराम से ऑनलाइन कर सकते हो। उसके बाद जो दूसरा होता है, आपको यहाँ पे ये अब हम ये सोचते हैं, जैसे इंडिया में भी आजकल बच्चों की जो स्कूल फीस है उसमें सबसे ज्यादा ट्यूशन फीस होती है, ट्यूशन फीस सबसे ज्यादा पे करनी पड़ती है। तो यहाँ पर जो है यहाँ की ट्यूशन फीस भी इतनी ज्यादा है नहीं, तो आपको उस बात की भी ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि ट्यूशन फीस बहुत ज्यादा होगी। ऐसे भी नहीं है, ट्यूशन फीस भी कंपेरेटिवली अदर कंट्रीज यहाँ पर नॉर्मल है, तो आप इजीली अफोर्ड कर सकते हो। साथ ही में मैंने जैसे अपने मेरे पुराने वीडियो में शेयर किया है कि यहाँ पर स्टूडेंट को परमिशन है लीगली जॉब करने की, तो आप अपने बाकी के जो एक्सपेंस है, जो आपका खाना पीना, थोड़ा बहुत खर्चा, शॉपिंग वगैरह अपने कपड़ों की, वो आप खुद भी अर्न कर सकते हो। जरूरी नहीं है कि आपको अपने फैमिली पे डिपेंड होना पड़ेगा कम्प्लीटली। अगर आप पढ़ाई में काफी अच्छे हो, अपनी एजुकेशन कवर करने के साथ साथ जॉब भी करना चाहते हो, तो आप वो भी कर सकते हो। कुछ घंटों के लिए पार्ट टाइम जॉब कर सकते हो, जिसमें आपको मैंने बताया था बेसिक आपको 9 जिलोती से स्टार्ट होती है, अराउंड 20 से 25 जिलोती भी आपके जा सकती है। डिपेंड करता है कि आप फूड डिलीवरी में जाना चाहते हो, टैक्सी चलाना चाहते हो, या कोई और काफी सारे ऑप्शंस है, किसी रेस्टोरेंट में काम करना चाहते हो, या कोई और बहुत सारे ऑप्शंस है स्टूडेंट के लिए। मैंने ऑलरेडी ये सारी चीजें शेयर की है, वो लिंक भी मैं लगा दूंगी इसमें, ताकि आपको हेल्प मिल जाए। किसी ने मिस कर दी हो तो वो वापस से ये वीडियो देख सकता है, क्योंकि ये काफी सारी यूजफुल इंफॉर्मेशन मैं ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ। तो मैं चाहती हूँ कि आप इसे डेफिनेटली देखें, क्योंकि काफी सारे फ्रेंड्स और मेरे सब्सक्राइबर, मेरी फैमिली जो भी है, जो जानना चाहते हैं, वो कई बार मुझे डीएम कर देते हैं, डायरेक्टली मैसेज करते हैं और पूछते हैं, और मुझे इतना टाइम नहीं मिल पाता है पूरे दिन में कि मैं हर किसी को जाके पर्सनली जवाब दूं। इसीलिए मैं ये अच्छा होगा कि आप मुझे वीडियो के नीचे कमेंट कर दिया करें, क्योंकि वीडियोस में डेफिनेटली डेली चेक करती हूँ कि किस सब्सक्राइबर ने कौन सी क्वेरी की है। ऑलमोस्ट आप सभी जानते हैं कि मैं सभी को रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करती हूँ, और वो भी बहुत जल्द से जल्द, जितनी हो सके मैं अपनी तरफ से हेल्प करती हूँ, और मैं आगे भी करती रहूंगी। आप मुझे लेकिन डीएम जब करते हो तो वो कई बार काफी नीचे चला जाता है, क्योंकि मुझे दिन भर में बहुत सारे मैसेजेस आते हैं, फिर वो स्किप हो जाता है, तो मैं याद नहीं रख पाती हूँ कि मुझे किसको जवाब देना है। बट अगर आप मुझे वीडियो के नीचे कमेंट करोगे तो मुझे याद रहेगा, क्योंकि उसका मेरे पास अलर्ट आता है कि हाँ ये नया कमेंट आया है, तो उसको मुझे रिस्पॉन्ड करना है, तो मैं आपको वहां से इजीली रिस्पॉन्ड कर दूंगी। वो मेरे लिए काफी इजी होगा। तो प्लीज फ्रेंड्स, इंस्टेड ऑफ डीएम, प्लीज कमेंट मी below my videos in the comment section. That will be very useful for me and for you. तो ये मैंने बता दिया। तो मैं आपको बता रही थी जैसे स्टूडेंट्स के लिए ये बेनिफिट हो गया। दूसरा बेनिफिट ये है स्टूडेंट्स के लिए कि आपको यहाँ पे रहने के लिए डॉर्मेट्री के बहुत ही अच्छे ऑप्शंस हैं। बहुत अच्छी डॉर्म्स है यहाँ पे यूनिवर्सिटी की बनी हुई अंदर, जहाँ पर आपको सारी फैसिलिटी मिलती है। गेम जोन, टीवी जोन, आपका खुद का प्राइवेट रूम, आप जैसे लेना चाहते हो, शेयरिंग रूम, आपके डिपेंड करता है अगेन पॉकेट फ्रेंडली, आपका जितना पॉकेट जैसे आप अपने अकॉर्डिंग के अनुसार जैसे सिलेक्ट करना चाहते हो वैसे कर सकते हो। प्राइवेट अपना रूम ले सकते हो, प्राइवेट बाथरूम, शेयरिंग, सारे बहुत अच्छे और काफी हाई स्टैंडर्ड के आपको यहाँ पे अवेलेबल हो जाएंगे, बहुत लिमिटेड। सो उसका मिनिमम कॉस्ट मैंने जैसे बताया था पिछले वीडियो में, मैं फिर से आपको शॉर्ट में बता देती हूँ, 300 जिलोती से स्टार्ट होता है, और बाकी उसका हाईएस्ट आपके अकॉर्डिंगली होता है कि आप कितना हाईएस्ट सिलेक्ट करना चाहते हो। तो 300 से 400 जिलोती में आप आराम से डॉम का एक रूम सिलेक्ट कर सकते हो। तो आप देखिए, इससे सस्ता आपको और यूरोप में कहीं नहीं मिलेगा। तो ये है दूसरा रीजन एक स्टूडेंट के लिए। फर्स्ट रीजन है आपका एडमिशन इजीली हो जाता है, सेकंड है कि आपको डॉम यहाँ पर रहने के लिए कम पैसे में आप अच्छी पढ़ाई कर सकते हो। अब मैं आपको बताती हूँ कि तीसरा रीजन स्टूडेंट के लिए क्या होगा यहाँ पे शिफ्ट होने के लिए। तीसरा ये है कि लो कॉस्ट, जैसे मैंने आपको बताया आपका खर्चा बहुत कम लगेगा यहाँ पे।
डॉर्म में भी आप अपना खुद बना सकते हो अगर आपको बनाने आता है, या आप बाहर से भी लेकर आ सकते हो, क्योंकि यहाँ पर इतना महंगा है नहीं। ऑलमोस्ट सभी चीज़ें आपको इंडिया के रेट में थोड़ा बहुत ऊपर नीचे मिल जाती है, लेकिन सारी चीज़ें यहाँ आपको मिल जाएगी कम कॉस्ट में। तो एक स्टूडेंट की पढ़ाई में भी कम खर्च लग रहा है, रहने के लिए भी कम खर्च है, और बाकी चीज़ों के लिए भी कम है। और हम जैसे इंडिया से आ रहे हैं तो यहाँ पे इंडियन शॉप्स भी काफ़ी सारी है, तो आपको कोई टेंशन लेने की भी ज़रूरत नहीं है। आपको इंडिया की भी सारी चीज़ें यहाँ पे इजीली अवेलेबल हो जाएगी। तो वो एक थर्ड बेनिफिट है जो मैंने आपको बता दिया। उसके बाद और मैं अब इसके बाद बताती हूँ कि सिटी के बारे में। यहाँ पर हर सिटी में जैसे अलग अलग यूनिवर्सिटी, आप डिपेंड करते हो कि आपको किस सिटी में एडमिशन लेनी है। जैसे आप ऊज में रहते हो तो हर एक सिटी की एक अपनी अलग बात है, एक अलग चीज़ है देखने के लिए, काफ़ी सारी है। आप वीकेंड पे दूसरी सिटी में भी ट्रैवल कर सकते हो। जैसे मैंने बताया, आपको सिर्फ वीज़ा एक बार लेना होता है, फिर आप किसी भी यूरोपियन सिटी में आप जाके ट्रैवल कर सकते हो। आपको उसकी भी टेंशन नहीं है, तो आप एक साथ पूरा यूरोप एंजॉय कर सकते हो। तो वो फिर से स्टूडेंट को मिल जाता है, क्योंकि हर एक स्टूडेंट डेफिनेटली ये चाहता है कि वो यूरोप जाए, घूमे, और साथ ही साथ उसकी पढ़ाई हो जाए। तो ये भी बेनिफिट है। तो ये बेनिफिट दोनों के लिए, स्टूडेंट भी हो गया या चाहे आप जॉब के लिए भी आते हो। और उसके बाद गुड स्टार्टअप है, जैसे आप अपनी पढ़ाई यहाँ पे कर रहे हो, उसके बाद आपकी पढ़ाई खत्म होने के बाद कई बार आप सोचते हो कि आप यहीं पे जॉब कर ले, या आपको यहीं पे कोई स्टार्टअप मिल जाए, कोई इंटर्नशिप मिल जाए या किसी कंपनी में, तो वो भी है। यहाँ पर काफ़ी सारी कंपनीज ओपन हो गई है और होने भी वाली है, क्योंकि अभी यहाँ पर कंपैरेटिवली, जैसे मैंने ये भी टॉपिक अपने पिछले वीडियो में कवर किया था, फिर भी मैं शॉर्ट में आपको बता देती हूँ कि यहाँ का जो कॉस्ट है, हालांकि पोलैंड जो है वो यूरोप में है, बट मैंने जैसे पहले भी बताया था, हम यहाँ पे यूरो नहीं यूज करते हैं। इनकी खुद की अपनी करेंसी है जो है पोलिश जिलोती। जी हाँ, यहाँ पे जिलोती यूज होती है, जिसकी ऑलमोस्ट मैंने वैल्यू भी बताई थी। एक जिलोती जो होती है अराउंड 17 से 20 रुपए के बराबर है। कि यहाँ की 1 रुपए मतलब इंडिया के 17 से 20 रुपए उस दिन के करेंसी एक्सचेंज रेट के ऊपर होती है। तो ये भी है कि यहाँ पे जो है आप, इसी कारण होता है कि रेट बहुत कम है, यूरो यहाँ पे यूज नहीं हो रहे, उसी कारण कंपनीज बहुत ज्यादा ओपन हो रही है। कंपनीज ओपन हो रही है तो आपको एम्प्लॉयमेंट भी डेफिनेटली बहुत ज्यादा यहाँ मिलेगा, आगे भी और अभी भी है। तो अगर आप यहाँ से पढ़ाई कर रहे हो तो आप डेफिनेटली यहाँ पे जॉब भी इजीली अवेल कर सकते हो, क्योंकि आपकी डिग्रीज ये सब यहाँ की है, तो आपको इजीली जल्दी से जॉब भी मिल जाएगी। तो वो भी एक बेनिफिट है स्टूडेंट के लिए कि आप ना ही सिर्फ पढ़ाई, आप जॉब भी यहाँ पे इजीली कर सकते हो। तो ये भी एक बेनिफिट है स्टूडेंट्स के लिए जो मैंने आपको बता दिया। उसके बाद अगर स्टूडेंट और कोई बेनिफिट देखता है तो वो मैंने आपको पहले भी बताया कि यहाँ पे मैंने भी इसीलिए सिलेक्ट किया था कि ये काफी सेफ जगह है सभी के लिए, ना ही सिर्फ स्टूडेंट के लिए बल्कि कोई जॉब के लिए भी यहाँ पे आना चाहता है तो बहुत ही सेफ। आप अगर गूगल पे भी चेक करते हो, कहीं और भी चेक करते हो, तो आपको जो क्राइम रेट है पोलैंड का कंपैरेटिवली अदर कंट्रीज बहुत कम है। मैं जैसे यहाँ पर अब कई सालों से रह रही हूँ, तो मेरा एक्सपीरियंस मैं आपको बता देती हूँ। क्यों, आप ऑनलाइन भी सर्च कर सकते हो, बट मैं तो यहाँ रह रही हूँ तो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। अभी तक कुछ ऐसा मैंने यहाँ पे ना देखा, ना हुआ, ना सुना। तो कंपैरेटिवली आप इजीली यहाँ पे चाहे रात हो चाहे शाम हो आप घूम सकते हो, बट अगेन आपकी सिक्योरिटी आपके हाथ में होती है, आप किस एरिया में क्या और कैसे रहते हो। बट पोलैंड इज डेफिनेटली सेफ। तो ये भी एक है कि हाँ, अगर कोई गर्ल स्टूडेंट, क्योंकि कई बार हम गर्ल्स जब बाहर जाती है पढ़ाई करने, हमारे पेरेंट्स को बहुत फिक्र होती है कि यार पता नहीं वहाँ सेफ है नहीं है, एक लड़की को कैसे भेज दे। तो स्पेशली ये गर्ल्स के लिए आप डेफिनेटली सिलेक्ट कर सकते हो। पोलैंड इज डेफिनेटली अ सेफेस्ट प्लेस फॉर स्टडी एज वेल एज फॉर जॉब। तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छी जगह है अगर आप अपने जॉब या स्टडी के लिए यहाँ पे मूव होने की सोच रहे हो। तो ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, तो मैं आपके साथ ये आराम से शेयर कर सकती हूँ। तो ये सारे बेनिफिट्स है एक स्टूडेंट एज वेल एज एक जॉब के लिए, अगर कोई आना चाहता है तो उसके लिए। तो मैंने सोचा कि ये मैं आपके साथ आज और क्लियर कर दूं अपने अगले पॉइंट्स के साथ। और भी काफ़ी सारे पॉइंट्स हैं, जैसे मुझसे स्टूडेंट्स भी काफ़ी सारे पूछते हैं कि कौन सी यूनिवर्सिटीज़ यहाँ पे बेस्ट होंगी, हमें कौन सी यूनिवर्सिटी सिलेक्ट करनी चाहिए। तो उसकी भी आप खुद भी गूगल पे सर्च कर सकते हो, और मेरे पास भी वैसे लिस्ट है। मैं आपके साथ टॉप 5 यूनिवर्सिटीज़ डेफिनेटली शेयर करती हूँ अब इसके साथ ही,
क्योंकि जब मैंने सारी इन्फॉर्मेशन बता दी है तो मैं यूनिवर्सिटी की भी इन्फॉर्मेशन आपको बता देती हूँ। टॉप 5 उसमें से आप डेफिनेटली वो तो आपको सिलेक्ट करनी है, आपको किस चीज़ की पढ़ाई करनी है उसके लिए ही तो, बट फिर भी मैं आपको रैंकिंग तो बता ही देती हूँ कि टॉप 5 यूनिवर्सिटी यहाँ की कौन सी है। तो चलिए फिर उसका नाम शेयर करते हैं जल्दी से। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि अब मैं आपको 5 बेस्ट यूनिवर्सिटी के नाम बता देती हूँ जो मैंने भी गूगल से देखे हैं, आप भी देख सकते हो, बट मैंने सोचा चलो अब जब मैं शेयर कर रही हूँ तो आपके साथ बाकी भी शेयर कर देती हूँ यूनिवर्सिटीज़ के नाम, क्योंकि कई सारे लोग ऐसे होते हैं जो जानना चाहते हैं। वैसे वॉर्सो यूनिवर्सिटी मैंने बताया है, इसका मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, मैं ये बता सकती हूँ। यहाँ पे मेरे जो फ्रेंड्स हैं उन्होंने वहाँ से पढ़ाई की है, तो वो तो लाइव एक्सपीरियंस मैंने आपके साथ पहले भी शेयर किया है कि वो बेस्ट यूनिवर्सिटी है, बट वहाँ एडमिशन भी डिफिकल्ट है, बट आप स्टिल ट्राई कर सकते हो। तो बाकी के मैं अगले 4 नाम आपको बता देती हूँ। तो यूनिवर्सिटी ऑफ वॉर्सो जो है वो नंबर 1 पे है, दूसरी है ज़ेगेलियन यूनिवर्सिटी, तीसरी है वॉर्सो यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी, चौथी है AGH2 और 5वीं है UAM यूनिवर्सिटी। तो ये 5 जो यूनिवर्सिटीज़ है ये टॉप 5 है अभी फ़िलहाल पोलैंड में। बाकी और भी काफ़ी सारी यूनिवर्सिटीज़ है यहाँ पे जो आप सर्च कर सकते हो। अगेन डिपेंड करता है कि आप किस फील्ड में और किस चीज़ की पढ़ाई करना चाहते हो उसके अनुसार। तो मैंने अभी अपने वीडियो में आपके साथ सारे यूनिवर्सिटीज़ के नाम शेयर कर दिए हैं। अब मैं इसके आगे का डिटेल्स आपके साथ शेयर करती हूँ जो अगेन बहुत यूज़फुल है, और ये है स्टूडेंट के लिए कि स्टूडेंट जब यहाँ पर आना चाहते हैं पढ़ाई के लिए तो उन्हें ऑनलाइन अपनी यूनिवर्सिटी सिलेक्ट करनी होती है, और ऑनलाइन आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होगी तो वो मैं आज आपके साथ शेयर करती हूँ। तो ये अगेन डिपेंड करेगा कि आप किस चीज़ के लिए यहाँ पर किस चीज़ की पढ़ाई के लिए आना चाहते हो, बट मैं इन जनरल आपको डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट के बारे में बता देती हूँ। तो इससे पहले भी मैंने काफ़ी सारी यूज़फुल इंफॉर्मेशन शेयर की है अपने पिछले वीडियोस में, लेकिन मैंने ये वाली डिटेल शेयर नहीं की थी। उसमें मैंने बाकी सारे जनरल टॉपिक्स बताए थे कि आपकी कॉस्ट और आपका लिविंग, और आप जब यहाँ पर आते हो तो आपको काफ़ी बाकी जो चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है वो सब। तो ये वाला मेरा टॉपिक रह गया था स्टूडेंट के लिए, जो मुझसे काफ़ी सारे लोग पूछ भी रहे थे कि कैसे होता है, क्या होता है, कौन से डॉक्यूमेंट लगते हैं। तो मैंने सोचा कि चलो आज मैं ये भी टॉपिक अपना कवर कर देती हूँ ताकि मेरे एक स्टूडेंट से रिलेटेड सारे क्वेरीज अब इसमें कवर हो जाएंगे। तो अब यूनिवर्सिटी के नाम हो गए, आपको पोलैंड क्यों सिलेक्ट करना है, मैंने पोलैंड क्यों सिलेक्ट किया है वो तो बता दिया। अब चलो स्टार्ट करते हैं कि आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे। तो सबसे पहला जो डॉक्यूमेंट आपको चाहिए, आपको सबसे पहला तो लगेगा कि यूनिवर्सिटी का नाम। वो आपको अपने आप डिसाइड करना होगा कि आप किस यूनिवर्सिटी से अपनी पढ़ाई करना चाहते हो। तो वो सिलेक्शन आप ऑनलाइन करने के बाद जो सेकंड होता है, आपको सबसे पहले डॉक्यूमेंट लगाना होता है अपना पासपोर्ट। डेफिनेटली आपको अपना पासपोर्ट का स्कैन करके जो फ्रंट पेज और बैक पेज होता है जहाँ पर आपकी मेन इंफॉर्मेशन होती है, ये सभी पेजेस की आपको डिटेल्स लगानी होती है स्कैन करके। तो फर्स्ट और लास्ट वाला मेन होता है जहाँ पर आपका एड्रेस और आपकी फ़ोटो ये सारी इंफॉर्मेशन होती है, उसको एक क्लियर स्कैन, हो सके तो आप उसका कलर स्कैन भी करवा सकते हो, अगेन डिपेंड करता है आप पे। ये वाला आपको स्कैन करके अटैच करना होता है। तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है। तो आई होप ये आपके क्लियर हो गया। इसके बाद आपकी यूनिवर्सिटी वाले डॉक्यूमेंट स्टार्ट हो जाते हैं। तो जहाँ से आपने अब तक की अपनी पढ़ाई की है वहाँ से आपको अपना इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट लेना होता है। ये जो होता है ये आपको, क्योंकि यहाँ पर यहाँ की जो लैंग्वेज है, मेन लैंग्वेज तो मैंने जैसे आपको बताया था पॉलिश है, बट काफ़ी सारी यूनिवर्सिटीज़ में इंग्लिश और पॉलिश दोनों में पढ़ाई होती है। तो वो आपको ऑनलाइन डेफिनेटली जब आप सिलेक्ट करते हो तो आपको पता चल जाएगी। तो उसके लिए आपको ये वाला सर्टिफिकेट की रिक्वायरमेंट होती है बताने के लिए कि यस आप इंग्लिश में परफेक्ट हो, जो यूनिवर्सिटी में पढ़ाया जाएगा वो आपको समझ आएगा। तो ये आपके स्कूल या आपका कॉलेज आपको सर्टिफिकेट बना कर देता है कि हाँ ये स्कूल जहाँ से स्टूडेंट ने पढ़ाई करी है ये इंग्लिश स्कूल है और इसे इंग्लिश में डेफिनेटली इसको समझ आती है। तो ये एक नॉर्मल सर्टिफिकेट होता है, इजी, सब आप सब जानते होंगे। तो ये आपको सर्टिफिकेट अगेन ये लेना होता है और इसकी भी स्कैन करके फ़ोटो वहाँ पर लगानी होती है। तो ये हो गया आपका तीसरा डॉक्यूमेंट।
और अब इसके बाद आपको मिनिमम जो इसकी ये होती है, ये B2 लेवल आपकी होनी चाहिए इंग्लिश। वो मैंने आपको बता दी है कि B2 लेवल एटलीस्ट आपकी होनी चाहिए एडमिशन के लिए। तो वो चेक करने के लिए ये डॉक्यूमेंट होता है। तो इसके बाद का जो डॉक्यूमेंट आता है वो है लेटर ऑफ रिकमेंडेशन। ये आपको मिलेगा अगेन आपकी यूनिवर्सिटी से, आपके टीचर्स, आपके प्रोफेसर से, कि वो आपको बना कर देंगे कि हाँ हम इस स्टूडेंट को जानते हैं। जैसे हम लोग काफ़ी सारी चीज़ों में बनाते हैं, जब जॉब में भी जाते हैं तो आपको आपका बॉस या आपको आपके कहीं से मिलता है जैसे एक्सपीरियंस कि हाँ भाई ये बंदे ने हमारे यहाँ काम किया है, काम में बहुत एक्सपर्ट था, तो उससे आपको आगे के जॉब या आगे की चीज़ों के लिए हेल्प मिल जाती है, आपका फीडबैक जानने के लिए। उसी तरीके से यहाँ की भी यूनिवर्सिटी को आपके इस लेटर ऑफ रिकमेंडेशन से हेल्प मिल जाएगी आपकी हिस्ट्री जानने के लिए कि आप अपने कॉलेज या अपनी यूनिवर्सिटी में किस टाइप के स्टूडेंट थे। तो ये आपके हमेशा सभी स्टूडेंट्स के कोई ना कोई फेवरेट टीचर होता है, प्रोफेसर होता है, जिससे आपका कुछ एक स्पेशल अटैचमेंट होता है। तो आप या तो उनसे बात कर सकते हो या किसी भी, आप जितने ज़्यादा ये लोगे उतना अच्छा होगा, जितने ज़्यादा ये सर्टिफिकेट लगाओगे अलग अलग सब्जेक्ट्स के, तो ये ज़्यादा यूज़फुल हो जाएगा। वो लोग लिख कर दे देंगे कि हाँ ये स्टूडेंट हमारे यहाँ पढ़ता है, ये बहुत होशियार है, ये वो। तो ये एक डॉक्यूमेंट होता है, अगेन ये आपकी हेल्प करता है, बूस्ट करता है आपके वीज़ा को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए। तो ये आपका एक बहुत यूज़फुल है। अगेन ये आपको स्कैन कॉपी इसकी लगानी होगी। उसके बाद इसके बाद आता है स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, कि आपको स्टेटमेंट देना होता है पूरा क्लियर कि आपने किस लिए सिलेक्ट किया है पोलैंड, आप क्यों आना चाहते हो सिलेक्ट, मतलब स्टडी के लिए आप क्यों पोलैंड सिलेक्ट कर रहे हो, क्यों कोई और कंट्री या कोई और जगह आपने सिलेक्ट नहीं की। तो वो आपको क्लियर एक ब्रीफ इंफॉर्मेशन आपको देनी होती है कि क्या रीज़न है। आप अपना जस्टिफिकेशन उसमें रख सकते हो कि इस रीज़न के कारण मैंने ये यूनिवर्सिटी सिलेक्ट की है। तो ये वाला अगेन आपको एक लेटर अपना हैंड रिटन ये स्कैन करके फिर से लगाना होता है वहाँ पे। उसके बाद आते हैं हम लोग CV पे। जी हाँ, आपको अपना एक CV बनाना होगा। तो CV जो होता है ये होता है आपका रेज्यूमे। इस रेज्यूमे आपको पूरा अपनी डिटेल्स इंफॉर्मेशन वहाँ पर लिखनी होगी, जैसे कि आपके बारे में आपकी पूरी इंफॉर्मेशन, आपका क्वालिफिकेशन जो पहले का था, अगर आपके पास कोई एक्सपीरियंस है तो वो, और आप अपनी सारी पर्सनल इंफॉर्मेशन उसमें दे सकते हो। तो इससे आपको यूनिवर्सिटी को आपके बारे में ओवरऑल इन्फॉर्मेशन शॉर्ट में एक पेपर पे मिल जाती है। तो वो अपना गो थ्रू हो सकते हैं आपकी प्रोफाइल से और आपको जान सकते हैं। तो जितना हो सके उसको क्लियर और अपनी सारी यूजफुल इंफॉर्मेशन शेयर कीजिए। ज़्यादा आपको भरने की ज़रूरत नहीं होती है। कई बार हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, डर जाते हैं और उसमें बहुत सारी चीज़ें हम लिख देते हैं। तो जो रिक्वायर्ड यूजफुल और आपको लगता है कि यूनिवर्सिटी को जानना ज़रूरी है आपके बारे में, मैं सजेस्ट करूँगी कि बस वही चीज़ें ऐड करें। तो ये आपका एक CV आपको लगानी है। उसके बाद आपका सबसे ज़रूरी होता है, अभी तो स्पेशली ये ज़्यादा ही ज़रूरी हो गया है, मेडिकल सर्टिफिकेट। जी हाँ, मेडिकल सर्टिफिकेट आपको कोई भी एक रजिस्टर्ड हॉस्पिटल से बनाना होगा। ऐसे नहीं कि हाँ हमारे एरिया में कोई हमारे जानकार है तो उनसे बना लिया, ऐसे नहीं, कोई भी अच्छे रजिस्टर्ड इससे बनाए तो ज़्यादा अच्छा होगा। आपको ये मेडिकल सर्टिफिकेट बनाना होता है और इसकी भी स्कैन कॉपी आपको अपलोड करनी होगी। तो ये सबसे ज़रूरी डॉक्यूमेंट हो गया। उसके बाद आपका मिनिमम, जैसे मैंने इससे पहले वाले वीडियो में शेयर किया है, मिनिमम एडमिशन के लिए आपको 70 एंड अबाव परसेंटेज की रिक्वायरमेंट होती है, जिससे आपका एडमिशन होने में इजी हो जाता है। आपको इजीली यहाँ पे एडमिशन मिल जाएगी अकॉर्डिंग टू द यूनिवर्सिटी रिक्वायरमेंट। फिर से वो वैसे होगा। और वैसे मैंने आपको बताया है कि कंपैरेटिवली दूसरे कंट्रीज से यहाँ पे एडमिशन लेना ईजी है, तो उसमें ज़्यादा डरने की बात नहीं है। तो ये एक डॉक्यूमेंट हो गया। उसके बाद बस इतने ही डॉक्यूमेंट है, देखो कितना इजी है। बस काफ़ी सारे डॉक्यूमेंट्स ये जो होते हैं ये आपको बस स्टार्टिंग में लगानी होती है। उसके बाद जो एडिशनल अगर कोई यूनिवर्सिटी आपको सिलेक्ट करती है, जब वो आपको ईमेल करते हैं कंफर्मेशन का कि हाँ हमने आपकी प्रोफाइल सिलेक्ट की है और हमें और कुछ और एडिशनल डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट है, तो फिर वो डॉक्यूमेंट आपको उनको भेजना होता है। और इसके साथ साथ जो एक सबसे ज़रूरी है वो मैंने सोचा कि मैं आपको लास्ट में बताऊँ ताकि आप याद रखें। जो आपको अपोस्टाइल कराने होते हैं, आपकी अपनी यूनिवर्सिटी के जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो
ज़रूरी नहीं कि आपको सारे कराने हैं, बट अगेन डिपेंड करता है, क्योंकि कई बार इनकी पॉलिसीज़ एम्बेसी की चेंज होती है, यूनिवर्सिटी की भी। अगर यूनिवर्सिटी आपको बोलती है कि सारे डॉक्यूमेंट्स अपोस्टाइल कराने हैं तो आपको सारे कराने होंगे, या तो कई बार आपका जो लास्ट एजुकेशन डॉक्यूमेंट होता है वो अपोस्टाइल कराना होता है, क्योंकि वो कराते हो तो ऑलरेडी जो पहले के है वो अपने आप वेरिफिकेशन हो जाता है उनका आपके अपोस्टाइल कराने से। तो ये आप अपोस्टाइल दोनों तरीके से करवा सकते हो, या तो आप खुद जाकर पर्सनली आप अपने डॉक्यूमेंट्स ले जाके करवा सकते हो, या तो आप कोई एक एजेंट हायर कर सकते हो। जैसे मैंने तो एक एजेंट हायर किया था, क्योंकि ये दिल्ली में ऑफिस है मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर, जिसका आपको लगता है वहाँ से कराना होता है। तो अगर आप खुद से करवाते हो तो इसकी फ़ीस हार्डली कोई 50 या 100 रुपीज़ है, इंडियन रुपीज़। और जैसे आप एजेंट से कराते हो तो इसका मिनिमम कॉस्ट 4000 से स्टार्ट होता है। वो डिपेंड करता है कि एजेंट अगेन कितना चार्ज करेगा। बट एजेंट से करा रहे हो तो एक बार वेरिफिकेशन करके कोई रजिस्टर्ड एजेंट से ही करवाना, ताकि आप किसी भी फ्रॉड से बच सको। तो बस यही जो है यूज़फुल इंफॉर्मेशन और डॉक्यूमेंट्स आपको एडमिशन के टाइम लगेंगे। और अगर इसके अलावा भी आपको कोई इन्फॉर्मेशन अगर लगती है एडिशनल, या आपका कोई क्वेरी है, तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे टैग कर सकते हो। और इससे रिलेटेड मेरे जो बाकी वीडियोस भी है वो भी मैं इसके आगे शेयर करूंगी, और उनका लिंक भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, ताकि जब भी आपको टाइम मिले आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके भी मेरी लिंक चेक कर सकते हो। तो बस यही सारे जो डॉक्यूमेंट्स है जो आपको लगाने होंगे जब आप एडमिशन के लिए यहाँ पर अप्लाई करोगे। और हाँ, ये तो एक और को जो सबसे कॉमन है, या आप सब जानते होगे, इसलिए मैंने शेयर नहीं किया, बट फिर भी मैं सोच रही हूँ कि बता दूँ, ताकि कोई कमेंट ना करे कि अरे आपने फ़ोटो तो बताई नहीं। फ़ोटो बहुत कॉमन होती है कि आपको अपनी पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो भी खींच कर उसको स्कैन करके ये भी अटैच करनी होगी अपने लिस्ट में। तो जी हाँ, अब सारे जो है रिक्वायरमेंट एडमिशन की वो मैंने आपके साथ शेयर कर दी है। इसके अलावा भी जैसे मैंने आपको बताया कि अगर आपको फिर भी कोई डाउट है, क्वेश्चन है, तो आप हमेशा मुझे कमेंट कर सकते हो। मुझे जैसे ही टाइम मिलेगा मैं आपके कमेंट का जल्द से जल्द रिप्लाई करने की कोशिश करूँगी, और आपकी हेल्प पूरी तरह से करूँगी। इसलिए मैंने ये चैनल स्टार्ट किया है, और मैं चाहती हूँ आप जितना हो सके मेरे चैनल को अपने स्टूडेंट्स और अपने फ्रेंड्स, अपनी फैमिली सबके साथ शेयर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और प्लीज़ मेरे वीडियो पूरे देखें, ताकि आप कोई भी इंफॉर्मेशन मिस ना कर पाए। और तब फिर मैं आपके साथ मिलूंगी। जैसे यहाँ पर अभी कुछ लेटेस्ट अपडेट आए हैं, उसका भी मैंने एक टॉपिक तैयार किया है कि यहाँ पर अभी फ़्लाइट्स में जो चेंजेस आए हुए हैं, फ़्लाइट कुछ डोमेस्टिक स्टार्ट हो गई है, कुछ इंटरनेशनल आगे होने वाली हैं, तो वो एक अलग टॉपिक है। सोचा कि थोड़ी सी आपको इन्फॉर्मेशन दे दूँ कि मैं अगला टॉपिक इस पे स्टार्ट करने वाली हूँ, तो वो मैं एक अलग बनाऊँगी वीडियो। तो आप प्लीज़ मेरे चैनल की बेल आइकन पे क्लिक कर दीजिए, ताकि आपको अपडेट्स मिलते रहे, और आप मेरे चैनल मेरे अपडेट्स को यूं ही अप टू डेट रहे, और सारी इन्फॉर्मेशन आप ले पाए। तो जी हाँ, मैं आज आपके साथ कुछ एक छोटी सी डिटेल्स शेयर करना चाहती हूँ। मैं कोशिश करूँगी कि मैं सारे ही टॉपिक इस पर कवर करूँ। अगर ये वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो जाता है तो मैं इसका पार्ट 2 ज़रूर आपके साथ लेकर आऊँगी। इसी बीच अगर आपके पास कोई और क्वेश्चंस होंगे जो आप चाहते होंगे कि मैं उस पर अपने सजेशंस दूँ, अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँ, तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में अपने क्वेश्चन शेयर करना। मैं ज़रूर उसको अपने नेक्स्ट वीडियो में इंक्लूड करूँगी, अपने पार्ट 2 में। तो मैं शुरू करती हूँ। जी हाँ, जैसे मैंने आपको बताया है कि मैं कॉस्ट ऑफ लिविंग बता रही हूँ पोलैंड में, जो कि एक क्वेश्चन सभी के मन में आता है जो भी प्लान करता है कि हमें पोलैंड जाना है, या स्टडीज़ के लिए हो गई, जॉब के लिए हो गया, या कोई और रीज़न के लिए। तो सबसे पहले हर किसी के मन में ये क्वेश्चन ज़रूर आता है कि वहाँ की कॉस्ट ऑफ लिविंग क्या है, वहाँ पर रहने के लिए कितना आपको लगभग पैसा होना चाहिए कि आप एक अच्छे सी लाइफ वहाँ पे स्पेंड कर सके, एक नॉर्मल लाइफ। बाकी सब कुछ आपके पर्सनल एक्सपीरियंस, आपके पर्सनल यूज़ इस पर डिपेंड करता है। बाकी मैं आपके साथ जस्ट एक नॉर्मल एक्सपीरियंस शेयर करने जा रही हूँ, एक नॉर्मल लाइफ का। तो मैं शुरू करती हूँ सबसे पहले पोलैंड के बारे में। जी हाँ, काफ़ी सारे मेरे ऐसे फ्रेंड्स हैं और काफ़ी सारे लोग हैं जो मुझसे पूछते हैं कि पोलैंड है कहाँ पर। जी हाँ, ये बहुत नॉर्मल सा क्वेश्चन है, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि ये कैसा क्वेश्चन है।
ये बहुत नॉर्मल है, काफी सारे लोगों को पता नहीं है कि पोलैंड है कहाँ। जी हाँ, पोलैंड जो है ये है यूरोप में। यूरोप में ये हमारा देश है और इसमें एक छोटा सा हमारा पोलैंड है। और जो पोलैंड है वो ईस्टर्न यूरोप में आता है और ईस्टर्न यूरोप में मैं रहती हूँ ऊज में। जी हाँ, मेरे सिटी का नाम है ऊज। वैसे आप इसे अगर इंग्लिश में कहीं सर्च करते हो या प्रोनाउंस करते हो तो आप इसे लॉड्स कहते हो, बट यहाँ पर यहाँ की पोलिश लैंग्वेज में इसे ऊज कहा जाता है। जी हाँ, तो मैं पोलैंड में ऊज में रहती हूँ। ये है ईस्टर्न यूरोप में। आई होप कि अब आपको क्लियर हो गया होगा कि पोलैंड है कहाँ पर। ये मेरे काफी सारे फ्रेंड्स मुझे पूछ रहे थे कि पोलैंड, अच्छा वो कहाँ पर, तो मैंने सोचा कि मैं अपने वीडियो में सबके लिए ये बात क्लियर कर देती हूँ। तो उसके बाद हम आते हैं कि पोलैंड में तो हो, यूरोप में है, तो यहाँ पे यूरो चलते होंगे। जी नहीं, यूरो यहाँ चलते नहीं है। हमारे यहाँ की खुद की एक करेंसी है जो है पॉलिश जिलोटी। जी हाँ, तो यहाँ पर ये करेंसी होती है, ये हमारे यहाँ की ओन करेंसी है, पॉलिश करेंसी। तो ये हमारे यहाँ पे चलती है, हमारे यहाँ यूज की जाती है डेली आपके यूसेज के लिए। आपकी सैलरी सब कुछ इसी करेंसी में आपको मिलती है। जी हाँ, लेकिन ऐसा नहीं है कि यूरो चलते नहीं है, यूरो भी कहीं कहीं एक्सेप्ट किए जाते हैं, बट हमारे यहाँ की मेन करेंसी है पॉलिश जिलोटी। जी हाँ, तो अब मैंने करेंसी तो आपको बता दी है। फिर आपको लग रहा होगा कि यार ये करेंसी का रेट कितना हो गया। अब इंडिया के हिसाब से आपको कैलकुलेशन करना हो, जी हाँ, मैं वो भी आपको बता देती हूँ। तो यहाँ की जो हमारी करेंसी है, हमारे यहाँ का पोलैंड का, मेरे यहाँ का जो 1 रुपया है, जो 1 जिलोटी आप यहाँ की लैंग्वेज में बोलोगे, वो हमारे यहाँ इंडिया की करेंसी के अप्रोक्सीमेट 18 to 19 या कभी कभी 20 भी आपको मिल जाती है, 20 रुपीज। जी हाँ, ये सब कुछ डिपेंड करता है उस दिन के मार्केट वैल्यू पे। जी हाँ, उस दिन के करेंसी एक्सचेंज रेट पर कंप्लीटली डिपेंड करता है कि उस दिन मार्केट कैसा है और क्या रेट चल रहा है। अगर उस दिन जैसे आपने चेक कर लिया ऑनलाइन करेंसी एक्सचेंज रेट में, आपने डाला 1 जिलोटी हाउ मच इक्वल टू इंडियन रुपीज और इंडियन अमाउंट, तो आपको आ जाएगा उस दिन कि अभी 19 का रेट चल रहा है, 20 का रेट चल रहा है, या 18 का, कई बार 17 का भी चलता है। तो जिस दिन भी मैं देखती हूँ कि हाँ यार आज अच्छा रेट चल रहा है 20 का, तो उस दिन मैं अपने पैसे ट्रांसफर करवा लेती हूँ। अगर मुझे अपने इंडियन अकाउंट में पैसे चाहिए तो उस दिन मैं करवा लेती हूँ, तो मुझे लॉस नहीं होता है ट्रांसफर करवाने में। मुझे ऑलमोस्ट पूरे पैसे कन्वर्जन रेट के हिसाब से मिल जाते हैं। तो एक ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा कि यहाँ का 1 जिलोटी इंडिया के 18 से 20 आपको मिलता है। आप 20 मान के चलिए। फिर से मैं बता रही हूँ कि एक अप्रॉक्स अमाउंट मैं बता रही हूँ, उस दिन के आपको करेंसी एक्सचेंज मार्केट के हिसाब से मिलेगा, बट ये रफ अमाउंट है। जस्ट आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए मैं ये बता रही हूँ। तो अब मैंने आपको करेंसी बता दी कौन सी चलती है, मेरे सिटी का नाम बता दिया, करेंसी एक्सचेंज रेट बता दिए। तो अब आपके पास दूसरा क्वेश्चन में आता होगा कि चलो ठीक है, हमें ये तो पता चल गया, फिर यहाँ पर हम जा रहे हैं तो यहाँ का रेट, यहाँ के घर, यहाँ कितना पैसा, कितनी सैलरी आपको मिनिमम चाहिए जिससे आप अपनी एक नॉर्मल लाइफ स्पेंड कर सकें। तो पहले जी हाँ, मैं आपको घर बता देती हूँ यहाँ के। तो क्योंकि आप यहाँ आओगे तो सबसे पहले आपको वीजा के लिए भी अपना अकोमोडेशन बताना होता है। अगर आप अपना अकोमोडेशन नहीं बताते हो, अकोमोडेशन होता है कि आपके रहने की जगह, अगर आप वो नहीं बताते हो तो आप वीजा के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हो। जी हाँ, तो यहाँ के जो घर होते हैं, यहाँ के घर स्टार्ट होते हैं जैसे स्टूडियो अपार्टमेंट हो गया, जो सबसे बेसिक है। स्टूडियो अपार्टमेंट ये होता है कि आपको एक कमरा मिलेगा, उसी के अंदर सब कुछ होता है। आपका किचन हो गया, वॉशरूम हो गया, लिविंग रूम हो गया, स्लीपिंग रूम हो गया, सब कुछ, तो उसको स्टूडियो कहते हैं। तो ये सिर्फ एक रूम जितना होता है, तो उसमें वो होता है बेसिक स्टूडियो अपार्टमेंट। उसके बाद आपका होता है HK। जी हाँ, HK मतलब हॉल प्लस किचन, ये होता है दूसरे टाइप का घर यहाँ पे। तो हॉल प्लस किचन में आपको एक कमरा मिल जाएगा और एक किचन उसमें आपको सेपरेट मिलेगा। तो ये डिफरेंट है स्टूडियो अपार्टमेंट से, क्योंकि स्टूडियो में आपको किचन सेपरेट नहीं मिल रहा है, आपके साइड में ही एक छोटा सा कैबिनेट जैसा बना देंगे, उसी में किचन होगा। तो ये सेकेंड टाइप का होता है जिसमें आपको एक रूम मिल जाएगा सेपरेट और एक किचन मिल जाएगा साथ में।
इसे कहते हैं यहाँ पे HK, हॉल एंड किचन। थर्ड यहाँ पर आता है जैसे अपना नॉर्मल होता है इंडिया में 1 बेडरूम, 2 बेडरूम, 3 बेडरूम, फिर फ्लैट ले लो, चाहे आप रो हाउस ले लो, वो कम्प्लीटली आगे डिपेंड करता है आप पे। बेसिक मैंने जैसे बताया मिनिमम आपको स्टूडियो से स्टार्ट होता है। जी हाँ, और अलग भी ऑप्शन है स्टूडेंट्स के लिए। जैसे कोई स्टूडेंट्स आ रहे हैं तो उनका मेन क्वेश्चन ये होता है कि फैमिली, उनके पेरेंट्स उनका एक्सपेंस बेयर करते हैं, उनके मम्मी पापा जो है वो सारा पैसा देते हैं, तो वो सोचते हैं कि लिविंग पे हम फ्लैट वगैरह पे इतने पैसे ना इन्वेस्ट करें। तो शेयरिंग का भी यहाँ पर ऑप्शन होता है। जैसे स्टूडेंट डॉर्मेट्री में भी रुक सकते हैं, डॉर्मेट्री की फीस काफ़ी कम होती है स्टूडेंट्स के लिए। आप वहाँ पर आराम से 300, 400, 500 इस हिसाब से शेयरिंग में आप डॉर्मेट्री में अपनी डॉर्म शेयर कर सकते हो दूसरे स्टूडेंट्स के साथ, जिसमें आपको एक रूम मिलेगा और उसके अंदर आपके 4, 5, 6 डिपेंड करता है, अलग अलग डॉर्मेट्री अलग अलग होती है, उसमें आपके बेड लगे होते हैं, बंक बेड लगे होते हैं। जो बेड होते हैं ना, एक के ऊपर एक, 3-3 एक साथ सो सकते हैं, वो वाली बेड लगी होती है, तो वो रूम आप शेयर कर सकते हो। उसे कहते हैं डॉर्मेट्री और बंक बेड। तो जिसमें आप एक रूम में 6, 4 ऐसे अलग अलग मतलब स्टूडेंट्स के साथ आप शेयर कर सकते हो, जिसका रेंट बहुत ही कम होता है, स्टूडियो से भी कम, क्योंकि आप काफ़ी लोगों के साथ शेयर कर रहे हो, स्टूडियो में आप अकेले रहोगे। तो उसमें आपका ये होता है, कमरे में तो आप काफ़ी सारे रह रहे हो, बट वहाँ पे कैफेटेरिया होता है बहुत लाइक बड़ा, बाहर आप जो एंजॉय कर सकते हो। फिर और किचन होता है जहाँ पर आप अपना सामान ले जाके बना सकते हो, वहाँ पर बर्तन रखे हुए होते हैं, कई में नहीं भी होते हैं तो आपको अपने ले जाने होते हैं। तो बाकी सारी चीज़ें वहाँ पे शेयरिंग में होती है, तो आपको शेयर करना पड़ता है हर एक चीज़, इवन बाथरूम्स एंड एवरीथिंग। तो इसीलिए वहाँ का रेंट कम होता है। स्टूडियो में सब कुछ आपका खुद का होगा, तो इसीलिए वहाँ का रेंट थोड़ा ज़्यादा होता है। तो ये मैंने आपको डिफरेंस बता दिया है हाउस टाइप का। जो फ्लैट टाइप्स हो गए, ये इनके डिफरेंस है। तो ऐसे आप यहाँ पर आकर ले सकते हो। तो उसके बाद मैं आपको बता दूं, तो यहाँ पर अगर जैसे आपने फॉर एग्जांपल एक स्टूडियो अपार्टमेंट बुक कर लिया कि हाँ आप यहाँ आ रहे हो, आपने एक स्टूडियो अपार्टमेंट ले लिया, तो रेंट के साथ, जैसे हमारे यहाँ होता है, हम रेंट के साथ इंडिया में बिजली का बिल देते हैं, पानी का बिल देते हैं, वैसे ही यहाँ पर भी होता है। तो यहाँ पर आपको रेंट तो देना ही देना है, उसके साथ आपको देना होता है बिजली का बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल अलोंग विथ योर रेंटल, एंड देन उसके बाद आपका आता है वाटर बिल। जी हाँ, पानी का बिल यहाँ पर होता है 2 टाइप का अलग अलग, एक होगा गर्म पानी, एक होगा ठंडा पानी। जितना आप यूज करोगे उतना आपको पैसा देना है। तो बस आपका ऐसे नहीं है कि पानी कट जाता है, आप बिल नहीं भरोगे तो जी हाँ आपका पानी बिल्कुल कट जाएगा। आप बिल भरते रहिए, और बिल आपको एडवांस में देना होता है, तो पहले आप बिल पेमेंट कर दीजिए, बाद में आप यूज कर सकते हो। वाटर बिल हो गया, रेंटल हो गया। थर्ड आता है आपका हीटिंग। जी हाँ, जैसे कि मैंने आपको बताया था पहले भी वीडियो में, हमारा जो शहर है, मेरा जो सिटी है, वो बहुत ठंडा है। तो यहाँ पर हम लाइक मोस्टली आउट ऑफ 12 मंथ्स, 12 महीने से 9 महीने आप यहाँ पर ठंड मानकर चलिए। बहुत ठंडा वेदर होता है, बहुत ज्यादा बर्फ होती है। तो इसमें आप ठंड से कैसे बचे, क्योंकि बाहर बर्फ होती है, घर में भी बहुत ठंड होती है, तो आपको हीटिंग दी जाती है। जैसे आप ये साइड में देख सकते हो मेरे, ये है हीटर लगा हुआ, तो ये होती है हीटिंग, जो आपके पूरे घर में लगी हुई होती है, आपके बाथरूम में, आपके किचन में, आपके बेडरूम में, हर जगह। तो ये हीटिंग आपकी जैसे ही यहाँ पर विंटर स्टार्ट हो जाती है, आपकी हीटिंग भी स्टार्ट हो जाती है ऑटोमेटिकली फ्रॉम द एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट। जो आपकी बिल्डिंग की एडमिनिस्ट्रेशन होती है, वहां से ये हीटिंग स्टार्ट हो जाती है। फिर यहाँ पर इसके एक बटन होता है, जैसे मैं आपको बता दूं, ये वाला, तो बस आप इसको एडजस्ट कर सकते हो, तो और आप अपनी हीटिंग कंज्यूम कर सकते हो। इसका भी अगेन कई जगह ये बाय डिफॉल्ट इसका बिल होता है, कई जगह आपके कंजम्पशन पर भी होता है कि आप कितना कंज्यूम कर रहे हो। उसके बाद मैंने हीटिंग का बता दिया, वाटर बिल कंप्लीट हो गया, रेंट, तो 3 हमारे कंप्लीट हो गए। उसके बाद लास्ट आता है इलेक्ट्रिसिटी। जी हाँ, तो इलेक्ट्रिसिटी भी जैसे जितना आप यूज करोगे वो, और उसके बाद आता है गैस। अगर आपके घर में गैस स्टोव है फॉर कुकिंग, खाना बनाने के लिए,
तो आपको गैस जितनी आप इस्तेमाल करोगे उतनी आपको पे करना होता है बिल। तो गैस का आपका ऐसे नहीं है कि आपको सिलेंडर लगाना है, ये गवर्नमेंट की तरफ से होता है, आप इसे यूज कीजिए और इसका जितना आप यूज करेंगे उतना आपको पैसा देना होता है। तो यहाँ पे 4 होते हैं, रेंटल हो गया, इलेक्ट्रिसिटी बिल हो गया, वाटर हो गया, गैस हो गया और हीटिंग। तो टोटल 5 जो होती है वो आपको रेंट के साथ देनी होती है। तो ये सभी मिला के उसका जो टोटल मैं आपको बता देती हूँ बेसिक। मैंने सारे पॉइंट्स बनाकर रखे हैं जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, जिससे कि आपको एक रफ इंफॉर्मेशन मिल सके, एक आइडिया मिल सके, जो भी प्लान कर रहे हैं यहाँ आने का कि हाँ यहाँ पे कॉस्ट ऑफ लिविंग क्या है। तो ये मैंने आपको डिफरेंस बता दिया। इसके बाद आता है कि मिनिमम कितना होता है ये सब कुछ मिला के। तो ये सब कुछ मिला के मिनिमम मैं आपको बता रही हूँ। जैसे मैंने बताया, अगर आप हॉस्टल में रहते हो, डॉर्मेट्री में रहते हो, काफी सारे स्टूडेंट्स के साथ शेयर करते हो, तो वहां आपको ये सब कुछ मिला के मिनिमम स्टार्ट होता है 400 to 500 जिलोती से। जी हाँ, 400 से 500 जिलोती तक, पोलिश जिलोती जो हमारे यहाँ की करेंसी है, उस करेंसी का उससे मिनिमम स्टार्ट होता है। अगेन मैं आपको बता दूं, मैं ये कोई एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन नहीं बता रही हूँ, मैं आपको एक रफ अमाउंट दे रही हूँ। उसमें भी डिपेंड करता है कि आप कौन सी डॉर्मेटरी सिलेक्ट कर रहे हो, कितने लोगों के साथ शेयर करना चाहते हो, 4 के साथ शेयर करना चाहते हो या 6 के साथ शेयर करना चाहते हो, तो वहां पर अमाउंट आपकी डिफरेंट हो जाएगी। ये मैं आपको सिर्फ एक रफ इंफॉर्मेशन दे रही हूँ, पर मैं आपको बिल्कुल करेक्ट इंफॉर्मेशन दे रही हूँ जितना मेरे पास एक्सपीरियंस है यहाँ का। उसके बाद अगर आप एक बेसिक स्टूडियो अपार्टमेंट लेते हो, तो स्टूडियो अपार्टमेंट की स्टार्ट होती है 1200 to 1300 जिलोती। आपको कम में भी मिल जाएंगे। अगेन वो डिपेंड करता है आप किस एरिया में ले रहे हो, सिटी में ले रहे हो, सिटी से बाहर ले रहे हो, लोकेशन पे डिपेंड करता है, बिल्डिंग पर डिपेंड करता है, कौन सा कंस्ट्रक्शन है, न्यू है, ओल्ड है, आपकी बिल्डिंग में फैसिलिटीज क्या है, लिफ्ट है, नई है, गार्डन है, क्या है। तो ये सब कुछ डिपेंड करता है। बट एक बेसिक फ्लैट आप यहाँ पे रेंट कर सकते हो 1200 to 1300 जिलोती में, ये एक बेसिक अमाउंट है। तो उसके बाद अगेन ये सब डिपेंड करता है आपके लोकेशन पे, और आप अमाउंट कन्वर्ट कर सकते हो। 1 इज इक्वल टू 18 रुपीज इंडिया के हिसाब से, तो आप 1300 को कन्वर्ट कर लीजिए कितना होगा, तो उतना यहाँ पर एक बेसिक रेंट आपको देना होता है। उसके बाद मैं आपको बता देती हूँ यहाँ का लिविंग स्टाइल। जी हाँ, यहाँ का लिविंग स्टाइल कंपेयर टू अदर कंट्रीज लाइक फॉर एग्जाम्पल यूके, यूएसए, कनाडा, वहां से बहुत सस्ता है। जी हाँ, अगर मेरे साथ बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो मेरे सब्सक्राइबर हैं और जो मेरे साथ जुड़ चुके हैं, तो ये उनके लिए मैं बताना चाहती हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। आप सभी ने अभी अभी मेरे साथ ज्वाइन किया है, तो मैं आपको बता रही हूँ, अगर आप अपने फर्दर स्टडीज के लिए प्लान कर रहे हो कि आप बाहर जाकर स्टडी करना चाहते हो, तो मैं आपको कहूंगी आप पोलैंड सिलेक्ट कर सकते हो, क्योंकि पोलैंड की स्टडीज अच्छी है, प्लस यहाँ का स्टडी का फीस बहुत कम है। जी हाँ, अगेन वो डिपेंड करता है कि आप किस स्ट्रीम में जाना चाहते हो, किस फील्ड में आपको आगे की स्टडीज करनी है उसके ऊपर। बट अगेन कंपेयर टू अदर्स कंट्रीज, हमारे यहाँ पर जो पोलैंड में है, यहाँ पर फीस बहुत कम है। अप्रोक्सीमेट 6 लाख आप मान के चलिए, 6 लाख आपके साल की फीस होती है, जिसमें आप अपना 1 साल की पढ़ाई कंप्लीट कर सकते हैं। अगेन ये डिपेंड करेगा कि आप किस चीज़ में कर रहे हैं, बट ये एक मैं अप्रॉक्स अमाउंट बता रही हूँ, क्योंकि यहाँ की पढ़ाई बहुत ही सस्ती है। तो अब जैसे कि इसके आगे एक मैंने रफ इंफॉर्मेशन, एक रफ अमाउंट आपको बता दिया है। इसके आगे भी काफ़ी सारे मेरे पास पॉइंट है, लेकिन ये वीडियो जो है बहुत ही लंबा होता जा रहा है। आप देख सकते हैं ये वीडियो ऑलरेडी 16 मिनट का हो चुका है, तो मैं इसके आगे का कंटिन्यू करूंगी डेफिनेटली। आगे के पॉइंट्स अपने इसके पार्ट 2 में ऑफ लाइफ एंड कॉस्ट ऑफ लिविंग इन पोलैंड इन पार्ट 2 मैं आपसे जल्दी मिलूंगी इसके आगे के पॉइंट शेयर करने के लिए अपने नेक्स्ट वीडियो में। और आपको अगर कोई स्पेशल क्वेश्चंस है जो आप मुझसे जानना चाहते हैं, आप प्लीज इस वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में आप लिख दीजिए, तो मैं वो भी आपके साथ जरूर डिस्कस करूंगी। जो पॉइंट था वो मैंने आपको बताया था कि आपका एक्सपेंस कंप्लीटली डिपेंड करता है आपके हाउस रेंट का, कि आप किस एरिया में, किस लोकेशन में
किस सिटी में आप घर ले रहे हो। तो जी हाँ, अब मैं उसके आगे के पॉइंट आपके साथ क्लियर करूंगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर आप पोलैंड आने की सोच रहे हो, चाहे पढ़ाई के लिए या जॉब के लिए, तो आप प्लीज़ मेरा ये वीडियो देख लीजिए, तो आपके बहुत सारे डाउट्स इस वीडियो के थ्रू क्लियर हो जाएंगे। जी हाँ, तो अब मैं आपको बता दूं, अगर आपने सोचा है कि एक चाहे स्टूडेंट हो या आप एक एम्प्लॉयर हो या आप किसी जॉब के पर्पज से यहाँ आना चाहते हो, तो आपको मिनिमम यहाँ पर एक अप्रोक्सीमेट में अमाउंट बता रही हूँ, 2000 zloty आपका एक अप्रोक्सीमेट खर्चा एक्सपेंस आप मान के चल सकते हो। जी हाँ, ये थोड़ा कम ज़्यादा भी हो सकता है, अगेन आपके सिटी लोकेशन डिपेंड करता है, किस एरिया में आप ले रहे हो वो डिपेंड करता है। आप स्टूडेंट हो तो आप डॉर्मेट्री में रह सकते हो। तो मैंने एक रफ अमाउंट जो आपको लगती है एक नॉर्मल इकोनॉमिक लाइफ यहाँ पे जीने के लिए, आप उसको मान के चलिए कि आपको 2000 zloty मिनिमम आपका खर्चा लगेगा। उसमें आप कवर कर सकते हो अपना खाना पीना रहना और सारे बिल्स। जी हाँ, अप्रोक्सीमेट जैसे मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था, अगर आप डॉर्म में रहते हो तो आपका रेंट कम हो जाएगा, लेकिन कई सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनको खाना बनाने नहीं आता है, वो बाहर का खाना प्रीफर करते हैं, तो वहां पर आपका एक्सपेंस फिर ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि घर में बनाने से खाना थोड़ा कम होता है और अगर आप बाहर से लोगे स्टूडेंट हो तो आपका बढ़ जाएगा। तो ऑलमोस्ट वो बैलेंस हो जाता है सेम। और अगर आप घर में बनाते हो तो आप प्रिफर करोगे कि हाँ मेरा एक इंडिविजुअल किचन हो या कुछ हो जिसमें मैं अपने हिसाब से अपना सामान रख लूँ बना लूँ। तो आप अगर एक स्टूडियो अपार्टमेंट लेके चलते हो, जैसे मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, एक स्टूडेंट के लिए या कोई एक बंदा या एक हस्बैंड वाइफ यहाँ जॉब के लिए आ रहे हैं तो उनके लिए स्टूडियो फ्लैट काफ़ी है, जिसका मिनिमम रेंट मैंने आपको बताया था सारे बिल्स इंक्लूड करने के बाद जो होता है 1300 zloty। जी हाँ, 1300 में आपका बिजली पानी गैस इलेक्ट्रिसिटी वाटर हॉट एंड कोल्ड एंड हीटिंग सब कुछ मिला के आपका कवर हो जाता है। उसके बाद जो आपके बचते हैं 700 zloty, जिससे आप इजीली अपना ग्रोसरी एक्सपेंस बेयर कर सकते हो। 700 zloty जो बचती है उसमें आप आराम से अपना राशन वगैरह लेकर आ सकते हो। अगेन वो डिपेंड करता है कि आप कितना खाते हो, कैसे खाते हो, क्या प्रेफर करते हो। बट एक नॉर्मल मैं अपना बता दूं तो हाँ, आराम से मैं 700 में अपना कवर कर लेती हूँ। तो जिसमें कि उसके बाद आप बस राशन और फल फ्रूट लेकर आइए, घर पे बना के खा सकते हो। जी हाँ, यहाँ पर जो है लाइफ इतनी एक्सपेंसिव नहीं है कंपेयर टू अदर कंट्रीज, जैसे मैंने आपको बताया था। अगर आप कंपेयर करते हो यूके यूएस या लंदन या किसी और देश से, तो पोलैंड की लाइफ जो है वो इतनी एक्सपेंसिव नहीं है। यहाँ पर आप इजीली एक आराम से जिंदगी जी सकते हो कम खर्चे में। जी हाँ, और एक स्टूडेंट भी अपनी पढ़ाई आराम से यहाँ पूरी कर सकता है कम खर्च में। तो आप अगर अपने थोड़ा सा कंट्रोल करके चलते हो अपने एक्सपेंसेस पे, तो आप इजीली अपने यहाँ पर अच्छी खासी सेविंग भी आप कर सकते हो। जी हाँ, आपको यहाँ पर आपको चेंज चाहिए कुछ कि हाँ आपको इंडिया से कुछ चेंज चाहिए, तो आप डेफिनेटली पोलैंड प्रिफर कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पर आपको स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ डेफिनेटली बहुत बहुत अच्छी मिल जाएगी, बट आपको सैलरी कंपेयर टू अदर कंट्रीज कम मिलेगी। जी हाँ, क्योंकि यहाँ खर्चे भी कम है, जैसे मैंने आपको बताया था। जो अमाउंट मैंने आपको बताई है अप्रोक्सीमेट 2000 zloty जो मैंने आपको बताया, आप उसमें रहना खाना पीना आराम से कर सकते हो। उसको आप इंडियन करेंसी में अगर कन्वर्ट करते हो तो अराउंड ये 40,000 के आसपास आती है। तो आजकल 40,000 आप किसी भी मेट्रो सिटीज में जाओ, दिल्ली हो गई, मुंबई मुंबई हो गई, चेन्नई हो गई, किसी में भी जाओ तो आपको वहां पर भी मिनिमम एक रेंट आपका 20,000 होता ही होता है। तो और उसके बाद खाना पीना दूध ये सब का खर्चा मिला के आप 40,000 तो इंडिया में भी होता है। तो आप सोचिए आप यूरोप में रह रहे हो और आपको सेम ऑलमोस्ट अमाउंट यहाँ पर भी लग रही है, तो महंगा नहीं है। जी हाँ, यहाँ रहना अब बिल्कुल महंगा नहीं है, पर आप एक्सपेक्ट करते हो कि हाँ आपको सैलरी मिले बहुत ज्यादा कंपेयर टू लाइक जैसे दूसरे कंट्रीज में मिलती है, तो वो भी नहीं है। तो ये हैंड इन हैंड है, आपकी सैलरी भी कम तो आपकी खर्चे भी कम। जी हाँ, अगेन मैं ये बता दूं सैलरी यहाँ अच्छी भी है किसी सेक्टर्स में, जैसे आप आईटी में चले जाए सॉफ्टवेयर में चले जाए तो वहाँ सैलरी बहुत अच्छी भी है। बट मैं जो भी आपको इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ वो एक नॉर्मल इंसान, एक नॉर्मल पर्सन, एक नॉर्मल जॉब, एक नॉर्मल लाइफ की दे रही हूँ। तो मैं ये नहीं कह रही कि यहाँ अच्छी सैलरी नहीं है। जी हाँ, सब कुछ डिपेंड करता है आपके ऊपर, आपका एरिया, आपकी जॉब, आपका प्रोफेशन, आपकी स्टडी, आपका एक्सपीरियंस, ये सब मैटर करता है कि आपका
किस फील्ड में है। मैं जो इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ वो सबके लिए दे रही हूँ, ओवरऑल दे रही हूँ, ताकि आपको एक स्मॉल, एक रफ, एक अप्रोक्सीमेटली डिटेल्स आपको पता चल जाए कि यहाँ की बेसिक लाइफ कैसी होती है। जी हाँ, यहाँ की लाइफ बहुत ही सिंपल, बहुत अच्छी है। यहाँ पर आपको वेजिटेबल्स हो गए, फ्रूट्स हो गए, ये सब आपको ऑलमोस्ट इंडियन रेट में मिल जाते हैं। जी हाँ, ये बहुत ही अच्छी बात है। यहाँ पे ऐसे नहीं है कि यहाँ पर सब्जियां ये सब बहुत महंगी मिलती है, ऑलमोस्ट सेम रेट की है, बल्कि यहाँ बहुत फ्रेश और अच्छी आपको मिल जाती है। तो जी हाँ, आप वेजिटेरियन हो तो आपके लिए बहुत सारे ऑप्शन है यहाँ पर, तो ऐसी कोई भी प्रॉब्लम नहीं है कि कई बार आप लोग सोचते हो कि फॉरेन में जा रहे हैं तो वहाँ खाने के लिए हम वेज है तो हमें नहीं मिलेगा। ऐसे कुछ नहीं है, यहाँ पर आपके लिए बहुत सारे ऑप्शन है। तो जी हाँ, आप उसकी टेंशन ना लें। तो मैंने आपको अब लिविंग का बता दिया कि आप 2000 जिलोती में आपका हो जाएगा आराम से। उसके बाद जी हाँ, अब मैं स्टूडेंट की बात करती हूँ। आप यहाँ पर आ रहे हो, जैसे कोई एक स्टूडेंट आ रहा है, तो स्टूडेंट ये सोचता है कि जैसे उनकी फैमिली पे बर्डन होता है, उनके पेरेंट्स पे होता है, वो फीस आपकी देते हैं, ट्यूशन फीस और आपकी कॉलेज की फीस, यूनिवर्सिटी की फीस, तो फिर आप सोचते हो कि आप भी थोड़ी उनकी हेल्प कर दे कोई एक छोटा मोटा जॉब करके। तो जी हाँ, यहाँ पर अगर कोई स्टूडेंट आ रहा है, तो ये स्पेशली मैं स्टूडेंट्स के लिए बता रही हूँ, मेरे साथ बहुत सारे स्टूडेंट्स जुड़े हुए हैं और उनके लिए बहुत अच्छा पॉइंट है। पहले तो आपकी यहाँ पे यूनिवर्सिटी की फीस बहुत कम है, जैसे मैंने पिछले वीडियो में भी बताया, कंपेयर टू अदर कंट्रीज। तो आप डेफिनेटली पोलैंड को प्रिफर कर सकते हो अपनी फर्दर स्टडीज के लिए, यह आपके लिए बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। सेकेंड, आप यहाँ पर कोई स्टूडेंट जॉब भी कर सकता है, और बट आप फुल टाइम जॉब नहीं कर सकते यहाँ पे। एज अ स्टूडेंट आप पार्ट टाइम जॉब लीगली कर सकते हो, आपको किसी चीज की मनाही नहीं है। उसके लिए एक और बेनिफिट है कि आपको किसी से भी वर्क परमिट मांगने की जरूरत नहीं है। जी हाँ, बिकॉज आप एक लीगल स्टूडेंट हो, और एक लीगल स्टूडेंट को लीगली यहाँ परमिशन होती है कि आप पार्ट टाइम जॉब कहीं भी कर सकते हो, बट आप कुछ घंटे के लिए ही कर सकते हो। महीने में आपको कुछ घंटे दिए जाते हैं, कंपेयर टू आपका कोर्स कौन सा है, ये सब देखने के बाद आपको परमिशन मिलती है कि आप महीने में 40 घंटे, 20 घंटे, 30, ऐसे आप जॉब कर सकते हो टोटल मिला के। जी हाँ, तो आपको उसके लिए आपको किसी भी वर्क परमिशन की जरूरत नहीं है। उसकी बेसिक सैलरी जो है किसी भी स्टूडेंट की यहाँ पे, वो स्टार्ट होती है 9 जिलोती से। जी हाँ, लीगली आपकी सैलरी 9 जिलोती से स्टार्ट होनी चाहिए, अप टू ये जाती है 15 जिलोती तक। जी हाँ, 15 से आपको कई बार 17 तक भी चली जाती है, बट ये मैक्स है, इससे ज्यादा आपको नहीं मिलेगी। कई बार मिल भी सकते हैं, डिपेंड करता है अगेन, बट ये मैंने आपको मैक्स बताई है किसी भी स्टूडेंट के लिए। आपको एक घंटे के 9 से लेके 17 जिलोती तक के पैसे मिलेंगे। जी हाँ, तो 9 आप अप्रोक्सीमेटली लगा लीजिए, 9 भी आपके ऑलमोस्ट 200 रुपए हो गए इंडिया के हिसाब से एक घंटे के। आपको मिनिमम, ये मैंने मान के चलिए, मिनिमम आपके फिक्स है। जी हाँ, उसमें भी आपको ये नहीं है कि आपको इजीली जॉब मिल जाएगी, आपको उसकी सर्च करनी होगी, हंट करनी होगी। जॉब्स यहाँ है, बस आपको थोड़ी सी मेहनत करनी होगी, और आपको डेफिनेटली, आप एक स्टूडेंट हो तो आप आराम से यहाँ पे जॉब ढूंढ सकते हो। जैसे किस टाइप की जॉब, आप स्टूडेंट के मन में ये आता होगा कि यार हमको किस टाइप की जॉब वहां मिलती होगी। बहुत सारे ऑप्शन है। आप चाहे किसी ग्रोसरी स्टोर में काम कर सकते हैं, एज ए डिलीवरी मैन काम कर सकते हो, एज आप किसी फूड में काम कर सकते हो, किसी रेस्टोरेंट में कर सकते हो, या आप किसी भी तरीके की जॉब कर सकते हो। यहाँ पे उबर में कर सकते हो, टैक्सी चला सकते हो अगर आपके पास इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस है तो इस टाइप के जो छोटे मोटे जॉब होते हैं पार्ट टाइम के लिए, यहाँ पर बहुत सारे अवेलेबल है। आप सर्च करना तो आपको इजीली मिल जाएगी। और आप प्लीज ये अपने मन से क्लियर कर लीजिए, आपको इसके लिए कोई भी वर्क परमिट की जरूरत नहीं है। अगर आपको यहाँ पर कोई बोलता है, कोई स्टूडेंट मुझे यहाँ से देख रहा है, वो सोच रहा होगा जॉब करने की, अगर कोई एजेंट जैसे होते हैं वो आपको कई बार फंसाने की कोशिश करते हैं कि नहीं नहीं ऐसे लीगल नहीं है, ये नहीं वो नहीं, ऐसे कुछ नहीं है, आप डेफिनेटली जॉब कर सकते हैं। और अब मैंने स्टूडेंट का आपको क्लियर कर दिया है, 9 to 17 to 18 जिलोती 1 आवर आप इजीली यहाँ जॉब कर सकते हो, ये आपकी सैलरी होगी। और उसके बाद यहाँ पर आप साइकिल ले सकते हो, या साइकिल रेंट पे मिल जाती है। अगर आप डिलीवरी का कर रहे हो तो आपको उसकी भी कोई प्रॉब्लम नहीं है कि आपको गाड़ी या ये सब कैसे मिलेगी। यहाँ पर आप इजीली एक साइकिल रेंट कर सकते हो और आप उससे अपना जॉब स्टार्ट कर सकते हो।
तो वो भी यहाँ पर बहुत ही इजीली फैसिलिटी अवेलेबल है। उसके बाद मैं एक नॉर्मल एम्प्लॉयर की बात करती हूँ। अगर कोई एम्प्लॉयर यहाँ पे अपने एम्प्लॉयमेंट के पर्पज से आना चाहता है तो उसके लिए ये तो आपको बेसिक है, आपको पता होगा कि आपको वर्क परमिट डेफिनेटली 100% लगेगा। वो आपका एम्प्लॉयर एक एम्प्लॉय के लिए इश्यू करता है। जी हाँ, अगर आप यहाँ पर जॉब के लिए आ रहे हो तो सबसे पहले आपको एक वर्क परमिट चाहिए, उसी के बेसिस पे आप यहाँ पर एंटर कर सकते हो और अपना वीजा अप्लाई कर सकते हो। अगर आपके पास नहीं है तो आप नहीं कर सकते हो। कई बार ऐसे होता है कि कई लोग एजेंट के थ्रू ट्राई करते हैं कि हमें फॉरेन में या कहीं यूरोप में हमें जॉब मिल जाए, तो एजेंट आपको कई बार ऐसे बोल देते हैं कि आप टूरिस्ट वीजा पर यहाँ पर आ जाए 90 डेज के लिए, जो टूरिस्ट वीजा होता है, सॉरी 3 मंथ्स के लिए होता है जो, यस 90 डेज। तो वो कई बार ऐसे कहते हैं कि आप यहाँ पर आ जाओ, हम आपका यहाँ पे कर देंगे, सारे पेपर्स बना देंगे, हम आपका जॉब वगैरह लगवा देंगे, तो आप यहाँ आ जाओ, हमारी इतनी इतनी फीस है, 2 लाख 3 लाख आप हमें दे दो। ये मेरे एक स्टूडेंट, मेरे एक फ्रेंड ने भी ये क्वेश्चन किया था, जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं, मेरे सब्सक्राइबर है, मैं उनके लिए क्लियर कर रही हूँ। आप बिल्कुल भी किसी भी एजेंट की बात में मत आना। जी हाँ, आज से ऑलमोस्ट 1 डेढ़ साल पहले ये पॉसिबल था कि आप यहाँ पर अगर एज अ टूरिस्ट आए हो और आपको उस 90 डेज के बीच में जॉब लग जाती है, यहाँ जॉब मिल जाती है, तो आपका टूरिस्ट वीजा कन्वर्ट हो जाता था एज एन एम्प्लॉयर वीजा में। जी हाँ, बट अब ये नहीं होता है, बिल्कुल नहीं। ऐसे भी नहीं है कि कोई भी चांसेस नहीं है, तो आप किसी भी एजेंट की बात में नहीं आना, क्योंकि आपका डेफिनेटली वो आपको ये बताएंगे कि हाँ हमने अप्लाई कर दिया है, और वो अप्लाई भी करेंगे, बट आपका वो नेगेटिव डिसीजन आएगा 101%। आप किसी भी एजेंट की बातों में ना आए। ये मैं सभी स्टूडेंट्स के लिए या कोई भी जॉब के लिए, कई बार काफी सारे लोग एक्साइटेड होते हैं, नहीं हमें तो कुछ भी करके जाना है, हमारा ड्रीम है, ये है वो है। प्लीज आप ऐसे मत आइए। आप आए तो लीगली आए, लीगल प्रोसेस के थ्रू आए, बिकॉज यहाँ के जो रूल्स एंड रेगुलेशन है बहुत ही ज्यादा स्ट्रिक्ट है। तो आप किसी एजेंट की बातों में ना फंसे प्लीज। पूरी इंफॉर्मेशन निकालने के बाद ही आप कोई डिसीजन ले, क्योंकि यहाँ पर काफी सारे एजेंट हैं जो वो ऐसा करते हैं, आपको बताते हैं कि ऐसे ऐसे हो जाता है, आप आ जाए, लेकिन ऐसे कुछ नहीं होता है। आपको 90 डेज के बाद वापस इंडिया भेज दिया जाता है, और ना ही भेजेंगे वो आपका वीजा भी, आप फिर कभी फ्यूचर में अप्लाई करोगे तो आपका वीजा भी नहीं लगेगा। सो प्लीज ऐसा मत करना। ओके, तो मैंने ये भी क्लियर कर दिया। तो जी हाँ, जैसे आप आ रहे हो लीगली, आपको वर्क परमिट चाहिए, और आपका वर्क परमिट आपका एम्प्लॉयर ही देगा। और वर्क परमिट का भी कई बार ये कंफ्यूजन हो जाता है, जैसे काफी सारे फैक्ट्रीज होती है, जैसे काफी सारे वेयर हाउस होते हैं, इसकी कई फेक लोग जो है, फेक पीपल जो है, जो फ्रॉडस्टर है, वो आपके कई बार ये जॉब निकालते हैं इजी मनी कमाने के लिए, कि हाँ हमारे यहाँ पे कोई वेयर हाउस में जॉब है, किसी फैक्ट्री में जॉब है, चॉकलेट फैक्ट्री, आइसक्रीम फैक्ट्री, फ्रूट पिकिंग फैक्ट्री, उसमें जॉब है, तो आप आ जाओ, हम आपका लगा देंगे। आपको वर्क परमिट भी भेज देते हैं, सारे सेम रियल जैसे आपको डॉक्यूमेंट भेज देंगे, लेकिन वो रियल नहीं है, वो सारे फेक और डुप्लीकेट होते हैं। आप उनकी अच्छी तरह एक बार जांच कर ले, किसी भी एजेंट की बातों में ना आए। काफी सारे वर्क परमिट भी फेक होते हैं। आप जब वो पैसे दे देते हो, क्योंकि वो बिना पैसे लिए आपको वर्क परमिट भी नहीं भेजते, तो वो कहेंगे आधे पैसे आप अभी दे दो, आधे पैसे आप आने के बाद देना। तो आधे पैसे आप दे देते हो, वो आपको डॉक्यूमेंट भेज देते हो, जब आप वीजा के लिए अप्लाई करने जाते हो तो वहां आपका रिजेक्ट हो जाता है, क्योंकि ऐसी तो कोई कंपनी नहीं है यहाँ पे, उसी कारण। तो प्लीज आप किसी भी तरीके के एजेंट की बातों में ना आए प्लीज। आप अच्छे तरीके से वेरिफिकेशन कर लीजिए, उनकी जानकारी निकाल लीजिए, अपना टाइम लीजिए, उसके बाद ही अपना डिसीजन लीजिए। या आप किसी भी, कोई यहाँ रहता है, कोई एक्सपीरियंस बंदा है, उसकी आप हेल्प ले सकते हो। यहाँ काफी सारे ग्रुप है जहाँ पे आपको जेन्युइन एडवाइस मिल जाती है। मैं भी यहाँ के काफी सारी साइट्स में अपनी एडवाइस देती हूँ, क्योंकि मैं यहाँ रह रही हूँ काफी टाइम से, मुझे काफी अच्छा नॉलेज हो चुका है। तो मैं जितनी भी कोशिश करती हूँ, मैं अपनी रियल इंफॉर्मेशन हमेशा शेयर करती हूँ, और जितना हो सकता है मैं हेल्प करती हूँ। तो मैं आपको जो भी डिटेल्स दे रही हूँ, मैं आपको एकदम रियल इंफॉर्मेशन दे रही हूँ, अपने एक्सपीरियंस के साथ दे रही हूँ। इसके बाद हम आ जाते हैं दूसरे टॉपिक पे। जी हाँ,
मैंने आपको बता दिया स्टूडेंट को वर्क परमिट की ज़रूरत नहीं है। एक एम्प्लॉय अगर यहाँ पे जॉब के लिए आ रहा है तो डेफिनेटली उसे वर्क परमिट की ज़रूरत है। उसके साथ साथ जी हाँ, अगर आपको जॉब भी मिल गया, सब कुछ हो गया, तो आप ट्रैवल वगैरह कैसे करोगे, यहाँ के क्या होता है ट्रैवल का सिस्टम, वो मैं आपको बता देती हूँ। मैं काफ़ी सारे टॉपिक कवर करने सोच रही हूँ, लेकिन ये वीडियो काफ़ी लंबी होती जा रही है। अभी ऑलमोस्ट 17 मिनट्स हो चुकी है, बट मैं डेफिनेटली ट्रांसपोर्ट का भी टॉपिक आपके साथ जल्दी जल्दी क्लियर कर देती हूँ। और अगर ये वीडियो और लंबा होता है तो डेफिनेटली मैं पार्ट 3 आपके लिए इसके लिए लेकर आऊंगी, लेकिन मैं हर एक पॉइंट आपके साथ क्लियर करूंगी, क्योंकि इसीलिए मैंने ये चैनल बनाया है कि मैं जितनी भी इंफॉर्मेशन हो सके आपके साथ शेयर करूं, रियल इंफॉर्मेशन और डेफिनेटली ट्राइड एंड ट्रस्टेड इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर करूं। तो ट्रांसपोर्ट का जो पॉइंट मैंने आपके साथ शेयर किया है, आपको यहाँ जॉब भी लग गई है, आपका घर हो गया, सब कुछ हो गया, मैंने एक्सपेंसेस बता दिए। तो ट्रांसपोर्ट का ये होता है यहाँ पे, यहाँ का जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है बहुत ही इजी है, बहुत ही एक्सेसिबल है, आप इजीली उसको एक्सेस कर सकते हो। हर 10-10 मिनट में आपको यहाँ की जो सिटी बस हो गई या ट्रैम हो गई वो इजीली अवेलेबल मिल जाती है आपके घर से घर के पास। जी हाँ, हर 1 किलोमीटर के बीच में ये अपने स्टॉप बनाते हैं जहाँ पे आप जाके अपनी ट्रैवल कर सकते हो ऑफिस के लिए। स्टूडेंट को आपको 50% ऑफ मिल जाता है उस पे, जैसे आपकी नॉर्मल टिकट फॉर एग्जांपल 5 होती है यहाँ की, तो स्टूडेंट की उसकी हाफ हो गई 2.5। तो उनको ट्रांसपोर्ट पे भी काफी सारा डिस्काउंट है। जी हाँ, और एक नॉर्मल इंसान को पूरा पे करना होता है, बट आप उसके मंथली पासेस ले सकते हो जिसमें आपको थोड़ा बहुत डिस्काउंट वहां भी मिल जाता है, 10 to 20%। तो वो भी हो गया, तो आपको ट्रांसपोर्ट की भी यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं है। जी हाँ, उसके बाद जैसे मैंने बता दिया, लास्ट पॉइंट मैं कवर करती हूँ और ये वीडियो मैं यहीं पे एंड करूंगी। आई एम सो सॉरी, टॉप पॉइंट्स तो मैंने काफी सारे लिख कर रखे, बट टाइम, ये वीडियो काफी लंबी हो जाएगी और आपको भी काफी देर तक देखना पड़ेगा, तो मैं इसे पार्ट्स में, छोटे छोटे पार्ट्स में आपके लिए लेकर आऊंगी। तो लास्ट पॉइंट मैं आपको बता देती हूँ कि डेफिनेटली आप पोलैंड को सिलेक्ट कर सकते हो अगर आपको चेंज चाहिए, आप सोच रहे हो यूरोप में आने के लिए, आपको एक डिफरेंट लाइफस्टाइल चाहिए, या आपको कुछ डेफिनेटली एक अच्छी अपॉर्चुनिटी यहाँ मिल रही है, तो आप डेफिनेटली एक्सप्लोर कीजिए अपने एक्सपीरियंस को और आप यहाँ पर आइए। यहाँ आपको डेफिनेटली बहुत अच्छी लाइफ स्टैंडर्ड मिल जाएगी और कम एक्सपेंस के साथ। तो जी हाँ, अब मैं आपको यहीं पे बाय कहती हूँ। प्लीज़ मेरे चैनल को शेयर कीजिए जितना हो सके, आप मेरे साथ जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, इसी तरह लाइक कीजिए, इसी तरह सपोर्ट कीजिए और कमेंट कीजिए मुझे। जो भी आपके क्वेश्चंस है मैं वो क्वेश्चंस अगले अगले वीडियो में जो ज़रूर मैं आपके साथ क्लियर करूँगी। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मैं आपके साथ फिर से नए वीडियो में मिलती हूँ। मैं इंडियन यूट्यूबर इन पोलैंड आपको यहीं पे बाय कहना चाहती हूँ। आप सब अपना ध्यान रखिए, सेफ रहिए और सुरक्षित रहिए। बाय बाय।